जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम ताम्रपाषाण काल के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को बहुत ही कम समय में रिवाइज करेंगे। देखिए, इसमें सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को कवर किया गया है जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृत का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ। बिल्कुल, ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृत में जो उपकरण हैं, जो औजार हैं, जो हथियार हैं, ठीक है, इनके निर्माण में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो बहुतायत प्रयोग होने लगा तांबे का। तो इसीलिए तांबा और पाषाण जब मिलकर कोई यंत्र बना रहे थे, कोई औजार बना रहे थे, उसलिए हम क्या कहते हैं, इस युग को ताम्रपाषाण युग कह देते हैं। ठीक है, और इसीलिए इस समय काल को ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए। नवपाषाण युग के अंत में जो धातुओं का प्रयोग है वो बढ़ने लगा था। ठीक है, सर्वप्रथम धातुओं में जो, अगर आपसे प्रश्न बने किस धातु का प्रयोग हुआ, तो धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आप ये प्रश्न याद रखेंगे। तो जिस संस्कृत ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया, उसी संस्कृत को हम ताम्रपाषाणी कहते हैं, और जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफिनीशन वाला पोर्शन। तकनीकी दृष्टिकोण से जो ताम्रपाषाण युग है वो हड़प्पा की जो कांस्यकालीन जो संस्कृत है उससे पहले की है, क्योंकि भाई पहले आपका तांबा प्रयोग हो रहा है ना। तो तांबा के साथ कौन सा धातु मिलाते हैं तो कांसा बनता है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत में हड़प्पा की जो कांस्य संस्कृत है वो पहले आती है, ये भी याद रखना है। जो भारत में है वो हड़प्पा की जो कांस्य संस्कृत है वो पहले आती है, और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियां बाद में आती हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम भारत में बात करेंगे तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। ये उनकी महत्वपूर्ण एक तरह से जीविका थी। वे मुख्यतः अनाज में गेहूं, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहन की फसलें भी उगाया करते थे। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है कि ताम्रपाषाणी युग के लोग थे वो निम्नलिखित में से किन चीज़ों का उत्पादन करते थे या फिर कौन सी खेती करते थे। तो दोस्तों, गेहूं, चावल, इनके अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहन फसलों का प्रयोग करते थे और इनको उपजाते भी थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। वे लोग क्या करते थे, साथ में भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर भी पाला करते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, ठीक है, वो भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर भी पाला करते थे। हिरन का ये शिकार करते थे। ठीक है, तो पालतू जानवर में भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर हो गया, और जो हिरन है उसका शिकार करते थे। वह ऊंट से भी परिचित थे। तो आपसे प्रश्न बनता है, क्या ताम्रपाषाणीन युग, ठीक है, जो ताम्रपाषाणी युग के लोग थे, क्या उन्हें ऊंट के बारे में नॉलेज था? तो जी हाँ, और इस बात के भी साक्ष्य ऊंट के अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है। सामान्यतः इस संस्कृति या युग के लोगों को घोड़े से थोड़ा सा मतलब परिचित नहीं थे, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखेंगे सुरकोत्तरा में, लेकिन ताम्रपाषाणी के जो लोग हैं उन्हें घोड़े के बारे में नॉलेज नहीं है। जो ताम्रपाषाण युग के लोग हैं वो समुदाय बनाकर और गांव में रहते थे और देश के विशाल भागों में ये फैले हुए थे। तो दोस्तों, इस तरह से इनका घर हुआ करता था। ठीक है, और इस तरह से ये बस्तियों में रहते थे। तो याद रखेंगे आप। जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ स्थित थीं, जैसे मान लीजिए ये लोग वहाँ पे रहते थे जहाँ पे नदी हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, ठीक है, और मतलब इस टाइप का लोकेशन हो कि उनको आसानी से खेती, शिकार ये सब करने को मिल जाए, वहाँ पे ये लोग निवास करते थे। इतिहासकारों का अगर इसमें मत देखें तो ताम्रपाषाण युगीन लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बने कि ताम्रपाषाण के जो युग के लोग थे क्या वो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे? तो जी नहीं। ठीक है, वह पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, याद रखना है। यहाँ पे देखें, ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे, ये भी याद रखना है। साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति के कारीगर भी थे, टेराकोट्टा का प्रयोग करते थे। साथ ही कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर भी थे। तो ये सारी विशेषता उनमें थी, तो याद रखेंगे आप।
ताम्रपाषाण काल के अधिकतर जो मृदभांड हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं और काले व लाल रंग के, मतलब एक टाइप का उनका स्ट्रक्चर होता था, काले और लाल रंग के ही उन पे पेंटिंग होती थी और कभी कभी वाइट कलर से इनके ऊपर ऐसे डिजाइनिंग भी बने होते थे। ठीक है, तो चाक पर बनते थे ये जो बर्तन हैं और कभी कभी सफ़ेद रंग का इनके ऊपर रेखाओं की आकृति जो आप देख पा रहे हैं। भारत में अगर ताम्रपाषाणीन जो बस्तियां हैं उनकी अगर ऊपर प्रश्न बने तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी राजस्थान का, तो यहाँ पे एक नदी बहती है। ठीक है, और नदी का नाम है बनास, और बनास के आसपास में कुछ लोकेशन है जैसे आहाड़ है, गिलुंद है। ठीक है, तो ये आसपास में ये बसे हुए क्षेत्र हैं, तो यहीं पे विकसित हुआ था ताम्रपाषाणीन युग। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात हो गई। अभी महाराष्ट्र में भी इसका विकास हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ था, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आहार संस्कृत, गिलुंद संस्कृत इसकी बात हो तो आप समझ जाइएगा ताम्रपाषाण युग की बात हो रही है। किस नदी के किनारे? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया एक नदी है बनास। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? प्रश्न पूछ ले तो चंबल नदी का, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन अभी याद रखिए। अब हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो मालवा है, ठीक है, जो कायथा है और जो एरण है। ठीक है, तो मालवा संस्कृत, कायथा संस्कृत, एरण संस्कृत। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है, तो ये ताम्रपाषाणीन युग के हैं। तो यहाँ से भी अगर प्रश्न बस्तियों से रिलेटेड पूछे कि ताम्रपाषाणीन युग में कौन सी बस्ती है जो थी, नहीं थी, ऐसा प्रश्न बने तो आप देख चुके हैं। ठीक है, आहाड़ गिलुंद देख लिया है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपने मालवा, कायथा और एरण देख लिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए, यहाँ पे अगर पश्चिमी महाराष्ट्र की बात हो तो जोखे करके एक लोकेशन है, निवासा है, सोनगांव है, दैमाबाद है, और दैमाबाद कहाँ पे? आपको अहमदनगर में देखने को मिलता है। चंदौली है कोल्हापुर में, इनाम गांव है। इस युग की सबसे बड़ी अगर बस्ती पूछे कि ताम्रपाषाणीन युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, दोस्तों इनाम गांव थी। ठीक है, ये कहाँ पे मिली है? पुणे में मिली है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो आप याद रखेंगे। दैमाबाद यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो दैमाबाद ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के आसपास की विशेषता है। और ये देखिए ताम्रपाषाणीन युग में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कांसे की इक्का गाड़ी मिली है। क्या मिली है? कांसे की इक्का गाड़ी, और यही इक्का गाड़ी आपको हड़प्पा में भी मिलती है। ठीक है, तो हड़प्पा और आपके दैमाबाद में एक तरह से व्यापारिक संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ चुका है, तो आप याद रखेंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।